हेलो दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के एक चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। अब एक बात तो भारत तो आप समझ ही रहे हैं, हमारा देश भारत, जिसके 3 तरफ सागर और एक तरफ हिमालय की पर्वत मालाएं फैली हैं। लेकिन एक शब्द आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र से प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, यह विश्वास करना कि राष्ट्र के कल्याण में हम सबों का कल्याण निहित है। तो ये राष्ट्रवाद हो गया। अब जब हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, तो ये राष्ट्रवाद आने का ये कारण क्या होता है कि भारत में जो राष्ट्रवाद था ये अंग्रेजों द्वारा पीड़ित होने के कारण था। अब ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश शासन से हम परेशान थे, क्यों भाई? कुछ नहीं था हमारे पास, शासन अंग्रेजों का है। जो अंग्रेज अपने देश में पार्लियामेंट के माध्यम से प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चलाते थे, हमारे यहाँ तो अवसर था ही नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या थी कि आप जिन चीजों को अपने लिए अच्छा मानते हो उसको अच्छा, भारत से आप धन का इंटरनिंग कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति भाषा को आप नीचा दिखाने के प्रयास में लगे हैं, भारतीय धर्मों को नीचा दिखा रहे हैं, भारतीय भाषाओं को हटाकर उसके जगह पर अंग्रेजी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक तो जो शासक के जो ऊपरी तंत्र होते हैं, ऊपरी तंत्र जो प्रशासकीय अधिकारी होती हैं क्षेत्रीय, उस समय होता था आईसीएस। ये आईसीएस भी इंडियन सिविल सर्विस कहलाता था। तो इसके अधिकारी भी पहले केवल ब्रिटिश होंगे, बाद में बहुत डिमांड हुआ तो कुछ भारतीयों को शामिल करने की बात की, और ज्यादा बढ़ा तो कहा कि नहीं भाई चलो एज वगैरह में थोड़ा हम सुधार कर देते हैं, लेकिन ये गिने चुने थे। तो न्यायपालिका पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में, कार्यपालिका पूरी तरह, और कानून बनाने का अंतिम अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और यहाँ पर क्या था कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसमें अंग्रेज ही थे। तो ऐसे हालत में न तो हमारी पहचान थी, न हमारे राष्ट्र के लिए कोई प्रतिष्ठा की बात थी, न हमारे धर्म को कोई सम्मान मिलता था, न हमारे भाषाओं को सम्मान मिलता था। तो ऐसे, और नहीं तो क्या, हमारे धन का शोषण हो रहा था। तो इस शोषण के कारण हमारे मन में आया कि इन चीजों को ठीक होना चाहिए, यहीं से राष्ट्रवाद पनपना। तो भारत में राष्ट्रवाद तो काफी पहले शुरू हो गया था। आपने सुना होगा 1857 में क्रांति हुई। 1857 में जो विद्रोह या क्रांति, जो भी आप बोलते हो, विद्रोह हुआ, तो उस समय भी देखा गया। उसके पहले भी छिटपुट घटनाएं घटी थी। लेकिन आपकी कक्षा में गांधी जी के भारत लौटने के बाद से हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद शुरू हुआ। अब गांधी जी की बात क्या है कि 1893 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी भारत के साथ। ये मैं पूर्व की बात कर रहा हूं, जब हम विषय को शुरू करेंगे दूसरी बात है। 1893 में क्या हुआ कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। ये कौन थे भाई गांधी जी? तो ये गांधी जी यहाँ एक वकील के रूप में काम कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, और दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था। वहां किसी व्यापारी के केस में वहां के सारे वकीलों ने कह दिया कि हम भारतीय का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। तो उनके दिमाग में आया कि चलो भाई, हमारे पास धन तो है, चलो भारत के नाम पर अगर अंग्रेज हमारा काम नहीं कर रहे हैं तो हम भारत से ही किसी वकील को लें। तो उन्होंने भारत में आए और गांधी जी ने उनके कार्य को स्वीकार किया
1893 में गांधी जी भारत चले गए। 1893 में विवेकानंद का शिकागो का ऐतिहासिक भाषण हुआ और इस भाषण के कारण क्या हो गया कि लोगों में एक जागरूकता आई। उन्होंने प्रमाणित किया वहां के तमाम दुनिया भर के जहां धर्म संसद थी कि भारतीय धर्म, इंडियन रिलीजन इज द बेस्ट। चलिए 1893 में और क्या हुआ कि कांग्रेस, तो आपको कहें कांग्रेस क्या हुई, यह तो 1885 से ही काम कर रही थी, लेकिन 1893 में इसमें कुछ नए लोग आ गए। ये नए लोग कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, एनी बेसेंट, तो ये लोग क्या थे कि ये लोग उनके तरह मॉडरेट नहीं थे, ये उदारवादी नहीं थे, ये अंग्रेजों की प्रशंसा करने वाले नहीं थे, ये अंग्रेजों के भरोसे भारत के भाग्य को उनके हवाले करने के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि हमें कुछ न कुछ करना होगा। तो यह क्रांति तो तेज हो चुकी थी। अब 1893 के बाद जब गांधी जी गए तो गांधी जी ने वहां क्या किया, साउथ अफ्रीका में रहते हुए, कि साउथ अफ्रीका में रहते हुए इन्होंने कई सारे काम किए। गांधी जी ने क्या किया कि वहां पर भारतीयों के हित में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, अब नतीजा क्या हुआ कि सत्याग्रह आंदोलन से अभी तक दुनिया में कोई परिचित था नहीं, अंग्रेज तो बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सा विरोध है, हम विरोध करेंगे लेकिन अहिंसात्मक तरीके से करेंगे। हम आई विल गो ऑन फास्ट, हम भूखे मर जाएंगे, हमारी बात स्वीकार करो, हमारी बात को सुनो, उस पर गौर करो, नहीं करते हो तो ठीक है, हमको मदद के लिए छोड़ दो। नतीजा क्या हुआ, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। नतीजा झुकना पड़ा का मतलब क्या है, यह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक सफलता थी। गांधी जी ने प्रमाणित कर दिया कि हम कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति तो, कोई गिरमिटिया मजदूर तो थे नहीं कि किसी ने गुलाम बनाकर वहां उनको भेज दिया, वहां जाकर गुलामी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, भूख हंगार बीमारी से पीड़ित होकर चलो दुर्बल होते जा रहे हैं और मर गए। ये पढ़े लिखे इंसान हैं, वकालत करने गए थे, भारतीय का वकालत करने गए थे, वहां इन्होंने एक संगठन भी तैयार कर लिया था, सत्याग्रह का आंदोलन किया। तो ये ऐसा नहीं था कि भारत में क्या कुछ हो रहा है इससे अनभिज्ञ थे, इनको पता था भारत में क्या घटनाएं घट रही है और भारत में कौन लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने निर्णय किया कि अब हम साउथ अफ्रीका से बाहर लौटेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 1915 ईस्वी में भारत लौटे। 1915 ईस्वी में भारत लौटे और इनको पहले से पता था कि भारत के लिए कौन लोग काम कर रहे थे, तो ये उन लोगों से अपना संपर्क साधना शुरू कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ, अब आ गया 1916 फरवरी। यह भी भारत के इतिहास के लिहाज से कहें, हालांकि बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं
कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष था। किस लिए भाई? बीएचयू का उद्घाटन हुआ। बीएचयू का उद्घाटन। अभी बीएचयू पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे या आप पढ़े भी होंगे। चलिए, तो बीएचयू का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह में भारत के सभी प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया गया। अंग्रेज अधिकारियों को भी किया गया, भारत के जो धनी लोग थे उनको भी किया गया था, धनी लोगों को किया गया था, शिक्षित लोगों को किया गया था, शिक्षित लोगों को किया गया था, जो किसी तरीके से सामर्थ्यवान थे, सामर्थ्यवान, उन सारे लोगों को यहाँ उद्घाटन किया गया। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। सबों ने यह आशा जताई कि भाई जब धनी लोग, शिक्षित लोग, सामर्थ्यवान लोग जब भारत के लिए खड़े हो गए हैं तो अब भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, गांधी जी के विचार इस बात से मैच नहीं कर रहे थे। गांधी जी के विचार इस बात से मैच नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का कल्याण केवल धनी लोगों से नहीं होगा। भारत का कल्याण अति पढ़े लिखे, जो इंग्लैंड में जाके शिक्षा प्राप्त किए हों। अरे उस समय तो अंग्रेज इंग्लैंड में जाकर बड़े घरानों का एक शौक था। आप देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहीं जाकर पढ़े, गांधी जी वकालत वहीं से किए। तो ये तमाम लोग जो थे ये सब ब्रिटिश शिक्षा से लैस थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हम जिस भारत के कल्याण की बात करते हैं वह तो इस सभा में दिख ही नहीं रहा। जब तक भूखे अधनंगे, भूखे और अर्धनंगे, नंगे भारतीय भारत के कल्याण के लिए जब तक इसमें शामिल नहीं होता है, नहीं जुड़ता है, तब तक भारत का कल्याण शुरू होने वाला नहीं। तो ये तो एक फ्लैशबैक था मित्रों कि गांधी जी आए और गांधी जी के आने के बाद जो राष्ट्रवादी घटनाएं घटी, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया? 3 आंदोलन किए। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, इसके बारे में आपको 10वीं कक्षा में पढ़ना है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये 3 आंदोलन क्या थे? चंपारण, आपको पता है ना चंपारण कहाँ है? ये चंपारण भारत के बिहार में है, बेतिया और मोतिहारी जिला में। ये पश्चिम और पूर्वी चंपारण में आज बटा हुआ है। तो ये चंपारण, तो ये चंपारण आंदोलन। दूसरा क्या किया इन्होंने? खेड़ा का आंदोलन, खेड़ा का आंदोलन। और तीसरा क्या किया? अहमदाबाद का आंदोलन। चलिए, हम लोग पहले तो चंपारण आंदोलन की बात करेंगे। तो हुआ क्या कि जब गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, ये गांधी जी के बीएचयू के भाषण से यह स्पष्ट हो गया था कि गांधी जी गरीबों, भूखे, अधनंगे भारतीयों के पक्ष में हैं। तो बिहार के कुछ लोग गांधी जी को निमंत्रण भेज दिया। एक तो थे राजकुमार शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला जी, वो पहले से भारतीयों के लिए काम कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि। इन लोगों ने कहा कि अगर सही में आप गरीबों का, दलितों का, जो कुचले गए हैं, जो शोषित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो एक बार चंपारण आकर देखिए, एक बार
आप क्या कीजिए, चंपारण आकर देखें। गांधी जी का पहले से कोई स्पष्ट बिहार का कोई विशेष भ्रमण या यहाँ प्रवास निवास नहीं हुआ था। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई अब तो यह एक महत्वपूर्ण काम हमारे सामने आ गया, तो गांधी जी चंपारण आए। अब हम आपको बताएं कि आखिर इस चंपारण की समस्याएं क्या थी। चंपारण की समस्याएं, यहां क्या होता था, नील की खेती होती थी, नील की खेती होती थी। अब नील की खेती होती थी तो नील किस काम का है भाई, आप जानते हैं नील क्यों होता है। तो नील का औद्योगिक उपयोग था। ये अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ नील की खेती जबरदस्ती बलपूर्वक लोगों को कहते थे कि तुम्हें नील लगाना ही होगा, नील की खेती करनी होगी, और उस नील को अपने द्वारा तय और निर्धारित मूल्य पर खरीदते थे और उस नील को इंग्लैंड ले जाकर वहां के कपड़ा उद्योग को दे देते थे। कपड़ा उद्योग इससे कपड़े का, अब कहें कि नील का कपड़ा के निर्माण में क्या काम होगा, धागे को इस नील से जब रंग देते हैं तो वह ज्यादा चमकदार हो जाता है, टूटता कम है और उसके अच्छे कपड़े, सॉफ्ट कपड़े बनते हैं। तो ये दे देते थे। तो नतीजा क्या हुआ था कि नील की खेती के लिए चंपारण के किसानों पर, चंपारण के किसानों पर दबाव बनाया, दबाव बनाए। अब ये दबाव क्या था, ये वहां सिस्टम चलती थी तीन कठिया व्यवस्था। तीन कठिया व्यवस्था का मतलब था कि किसी किसान के पास जितनी जमीन है, अगर उसके पास उसका 1/3 1/3 भूमि पर क्या होगा, नील की खेती अनिवार्य है। नील की खेती क्या हो जाएगा, इनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। चलिए भाई, अब नील की खेती अनिवार्य हो गया। गरीबों को किस चीज की जरूरत थी, गरीबों को तो चाहिए भैया साइटेबल क्रॉप, खाद्य फसल, ताकि वह अपनी भूख मिटा सके, उसको खाना पीना मिल सके। इस खेती का तो इनके यहाँ उपयोग था नहीं, और उसमें भी अंग्रेज जो मूल्य तय किए थे उसी मूल्य पर ले जाना था। और इन लोगों ने भूमि को कॉन्ट्रैक्ट पर भी ले रखा था, कॉन्ट्रैक्ट पर ले रखा था। किसने, अंग्रेज व्यापारी। और क्या हुआ, इनका शोषण हो रहा था, ये स्लम में रहते थे, नालियों की कोई सफाई नहीं। इसी बीच क्या हुआ कि हैजा का, मलेरिया का प्रकोप शुरू हो गया, इनकी दशा। गांधी जी वहां पहुंचे, वहां गए, लोगों से बात की, उनकी दशा को देखा, समझा और वहां पर क्या किया, एक आंदोलन शुरू कर दिया, एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस सत्याग्रह आंदोलन को हम लोग कहते हैं, इस सत्याग्रह आंदोलन को हम कहेंगे क्या, चंपारण आंदोलन। ऐसा नहीं था कि यह काम गांधी जी के लिए भी कोई बहुत आसान था। वहां के प्रशासनिक अधिकार लगातार गांधी जी को धमकियां दे रहे थे, यू विल लीव चंपारण और विल बी बिहाइंड द बार, या तो तुम चंपारण छोड़ो, नहीं तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया, यदि मैं आपका आदेश नहीं मानता हूं उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका विषय है। आपके आदेश से मैं चंपारण छोड़ने वाला नहीं हूं।
अंत में क्या हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार के झुकने का नतीजा क्या हुआ कि वहां जो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स थे उसको समाप्त कर दिया और नील की खेती के प्रतिबंध कहा कि नहीं भाई, किसान अपनी मर्जी से कोई भी फसल लगा सकते हैं। और मालगुजारी की भी समस्या थी, हाई लैंड रेवेन्यू भूकर जमीन का कर लेते थे, कहा कि उसको भी थोड़ा कम कीजिए। सरकार ने इन बातों को मान लिया। अब क्या हुआ कि नील खेती की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। किसान अपनी भूमि का मालिक होगा। तो गांधी जी को यहाँ पर सफलता मिली। तो दोस्तों, ये चंपारण का जो आंदोलन है भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण, शायद कहें तो सबसे महत्वपूर्ण घटना इसलिए है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए, गांधी जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के नेतृत्व में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और उनके भारतीय प्रवास का यह पहला आंदोलन था और इसमें उनको एक बड़ी सफलता भी मिली थी। इसलिए चंपारण आंदोलन एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के रूप में हम लोग देखते हैं। चलिए अब चंपारण के बाद आते हैं, चंपारण के बाद आते हैं खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन ये कहाँ है भैया? गुजरात में है। तो ये गुजरात का आज एक जिला भी है खेरा। तो वहां क्या था कि भूमि कर बहुत ज्यादा थी, भू कर बहुत अधिक थी, बहुत अधिक थी। सरकार के द्वारा, सरकार कहने से आप ये मत समझ लेना भारत सरकार के द्वारा या गुजरात सरकार के द्वारा, सरकार कहने का मतलब है ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों को किसी तरह का कृषि सुविधा नहीं दिया जाता था। किसानों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। अब आप पूछोगे कि भाई सरकार किसानों के लिए क्या प्रबंध करे? अरे क्यों नहीं करे? आज देख लो कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। सिंचाई का प्रबंध कर देना, अच्छे क्वालिटी के बीज का प्रबंध कर देना, फसलों को लगने वाली बीमारियों के लिए कुछ नहीं था। केवल क्या था? भूमि कर बहुत अधिक थी। अब इसमें क्या होता था, बीच में आ गया आपको अकाल। तो ये बार बार अकाल का आना, बार बार अकाल। क्या भाई अकाल कैसा? कभी सूखा, कभी बाढ़। तो क्या हो गए? फसल हो गए नष्ट, फसल हो गए नष्ट। अब जब फसल ही नष्ट हो जाएगा, किसान को कोई उत्पादन मिलेगा ही नहीं, तो वो कर कैसे चुकाएगा, कहाँ से देगा? उसी फसल का कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत खाता था, थोड़ा बहुत इधर उधर करके बेच उच के भूमि का कर चुकाया जाता था। तो ये कर्जों बढ़ रहे थे। और उसके बाद क्या हो रहा था, और क्या हुआ कि ये बात तो हम आपको 1917 की बता रहे हैं, खेरा आंदोलन भी 1917 का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि 1914 में विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों को क्या था कि विश्व युद्ध लड़ने के लिए धन की आवश्यकता थी।
तो जिस धन की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए ये लोग किसानों पर भी कर बढ़ा दिए कि पैसा आएगा कहाँ से। लेकिन ये लगातार जो शुरू हुआ सो खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है। वो 1917, 18, 19 जो चला जाए, युद्ध खत्म हो गया नहीं खत्म हो गया, ये घटना नहीं था। अब क्या था कि यहाँ के किसान बड़े परेशान थे, तो इन लोगों ने भी आंदोलन कर दिया और चंपारण में गांधी की सफलता देख चुके थे। गांधी जी के चरित्र, व्यक्तित्व और विचारों से भारत के लोग काफी प्रभावित थे। तो खेड़ा के किसानों ने भी इनको बुलाया, कहा कि भाई अब हमारी बारी है, अब हम पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी भी रियायत मिल जाए। तो चलो भाई ठीक है। तो गांधी जी पहुंच गए खेड़ा। अब जब गांधी जी खेड़ा गए तो वहां पर इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम लोग ये तो नहीं करेंगे। यहाँ भी इन्होंने, गांधी जी ने आंदोलन, ये कौन सा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन भी अहिंसात्मक आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था। बड़ी मशक्कत के बाद वार्ता की तैयारी हुई और वार्ता में तय हुआ कि जब फसल नष्ट हो गए हैं उसके कर को तत्काल ना सुना जाए, बल्कि उसको एक तो, अब परिणाम क्या है, परिणाम आए कि कर को कम करो, कर को कम किया जाए, बकाए कर की वसूली किस्तों में की जाए, किस्तों में की जाए। और किसानों का किसी तरीके, जमींदार क्या कर रहे थे कि जब किसान चूक जाता था कर देने से तो उसकी संपत्ति कुर्क कर लेते थे। क्या भाई चलो तुम्हारा हम बैल ही ले जाएंगे। अब जिस किसान का बैल ही छीन लोगे वो खेती कैसे करेगा। हाँ, कृषि के जो औजार थे, हल था, पटाने के कुछ प्रबंध थे, दोन पूर्ण, तो ये सारे चीज कर लिए जाते थे। तो यहाँ क्या हुआ कि कर को कम किया गया, बकाया कर की वसूली को किस्तों में कर दिया गया और एक समझौता कर दिया गया कि भाई लेकिन बार बार आप आंदोलन नहीं करोगे। भारतीयों की तरफ से भी यह वचन दिया गया। तो खेड़ा का आंदोलन भी एक सफल आंदोलन रहा। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे आंदोलन की। अहमदाबाद का आंदोलन, ये किसके लिए था, मील मजदूरों के लिए, मील मजदूरों के लिए। दोस्तों आप जानते होंगे कि गुजरात वस्त्र निर्माण में पहले से उन्नत है, तो यहाँ कपड़े के बड़े बड़े मिल लग गए थे। अब ये मिल मालिक तो सरकार को टैक्स देते थे, सरकार उनकी मदद करती थी। क्या हुआ कि अचानक महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अब क्या हुआ कि इस बड़े, लेकिन मजदूरी में कोई इजाफा नहीं हुआ, मजदूरी में वृद्धि नहीं हुआ। ये मिल क्या कर रहे थे, उद्योगपति क्या कर रहे थे, उद्योगपति के उत्पादों का दाम बढ़ गया था। जब ये अपना वही सामान अधिक मूल्य में बेचेंगे तो मुनाफा किसका बढ़ेगा, तो उद्योगपतियों का, उद्योगपतियों का लाभ बढ़ गया।
अब किसान यहाँ आंदोलन कर दिए। अब इस आंदोलन का यह समस्या हुआ कि ये फैक्ट्री के आगे बड़ी संख्या में जमा हो गए उद्योग। अब मिल के उद्योगों के जो मालिक थे, उद्योगपति, उनके मन में भय हो गया, ये भागने लगे, ये प्रशासन का शरण, पुलिस का, सेना का शरण लेना शुरू कर दिए। उन लोगों ने मजदूरों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ की मूल समस्याएं थी। अब मजदूरों ने क्या किया, इसी पर मजदूरों ने आंदोलन कर दिया, आंदोलन किया और भय के मारे उद्योगपति भागना शुरू कर दिए। लेकिन उद्योगपतियों को प्रशासन से तो मदद मिली, किसानों को कोई। इसी बीच यह गांधी जी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ भी एक आंदोलन शुरू करते हैं। इस आंदोलन में क्या हुआ, यहाँ भी वही सत्याग्रह का आंदोलन। तो इस सत्याग्रह के आंदोलन में हुआ क्या कि अंत में एक समझौता हुआ। समझौता हुआ, मजदूरी में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि कीजिए। और क्या कीजिए, काम के घंटे कम कीजिए, कम कीजिए। और क्या हुआ, कहा कि नहीं भाई, ये जो मजदूर वहां रहते हैं, इनके स्वास्थ्य वगैरह की प्रबंध, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, पानी का, सैनिटेशन का, ये तो मजदूरों की सुविधा बढ़ाई है, मजदूरों की सुविधा बढ़ाई जाए, ऐसा समझौता हो रहा था। और भारतीयों के तरफ से वचन दिया गया कि मजदूर मिलों में तोड़-फोड़ नहीं करेंगे और बार ये क्या करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, बार हड़ताल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहां भी गांधी जी को एक सफलता दिखती है। अब सफलता क्या दिखती है भाई, कि चलो भाई काम के घंटे, मजदूरी में वृद्धि कर दी जाए, काम के घंटे में लोगों ने माना कि हाँ भाई उद्योगपतियों के लाभ में वृद्धि हुआ है। तो जब आपके लाभ में वृद्धि हुई है तो मजदूरों को उसका थोड़ा सा हिस्सा देने में भी आपको कोई बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। काम की घंटे आप अमानवीय तरीके से 16 घंटे 17 घंटे काम नहीं ले सकते। क्या है, मजदूरों की सुविधाएं। अब कौन सी सुविधा बढ़ाई जाएगी भाई, कुछ महिलाएं, कपड़ा के उद्योग में तो काम करने वाली महिलाएं अधिक थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन बच्चों को कहाँ रखें। तो कई महिलाएं तो पीठ पर बच्चों को बांधकर ही काम करती थी, तो उसके लिए कोई शेल्टर दिया जाए। मजदूर अगर काम करते बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंध हो। जहां मजदूर काम करते हैं उनको नित्य क्रिया की जरूरत पड़ेगी, तो उनके शौच आदि का, सैनिटेशन का व्यवस्था आपको करना होगा। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए जो ही व्यवस्था हो, ये हम नहीं कहते हैं कि उस समय बहुत बड़े बड़े पब्लिक स्कूल के लिए खोल दिया गया था, लेकिन ये है। और भारतीय ने कहा कि भाई मजदूर मिलों में तोड़-फोड़ नहीं करेंगे। गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि मिल मजदूरों की माता है। जब तक मिल जिंदा है, मजदूरों के घर में चूल्हा जलता है और तभी वो खा पाते हैं। तो मिलों को क्षति पहुंचाना ये कहीं से जायज नहीं होगा। और बार बार हड़ताल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हो गया फिर 15 दिन के बाद हड़ताल कर दिए और बढ़ाओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बार बार हड़ताल नहीं करेंगे। तो ये तीनों आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रारंभिक, गांधी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, उनके कहने पर, उनके देख रेख में चलने वाला पहला 3 प्रारंभिक आंदोलन था। और ये तीनों आंदोलन काफी सफल रहे। दोस्तों,
आप इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आगे हम लोग इसके आगे की बातों पर विचार करेंगे। धन्यवाद। ये तो बहुत बड़ा सा हुआ, 35 में।